ओके डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, आज कुछ खास दिन है, इसलिए हम आपके समक्ष प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज का लेक्चर लेकर नहीं आ रहे। आज हम एक विशिष्ट वह लेक्चर लेकर आ रहे, वह व्याख्यान लेकर आ रहे जो एक शताब्दी वर्ष की ओर संकेत करता है। गांधी के असहयोग आंदोलन के शताब्दी वर्ष 2020 है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो उसका इम्पैक्ट 2021 में उभर कर आया है। और आप देखेंगे इस टाइटल जो मैंने दिया है, मैंने कुछ सोच कर यह टाइटल रखा है। वैसे आपने देखा होगा कि जब 4th या 5th, चूंकि दो अलग अलग सोर्स से दो अलग अलग डेट्स आते हैं, लेकिन चलिए हम ऑथेंटिक डेट 4 फरवरी को मान लेते हैं, 4 फरवरी को। तो उस दिन चौरी चौरा की प्रसिद्ध घटना हुई थी, लेकिन उस घटना के दिन मैंने जानबूझकर लेक्चर इसलिए नहीं लिया कि घटना अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ जो वायलेंस दिखता है आपको, उस तरह के वायलेंस आगे के मूवमेंट में भी दिखे हैं, लेकिन आगे के मूवमेंट में गांधी ने उसे वापस नहीं लिया। लेकिन चौरी चौरा के इस इंसिडेंट के बाद गांधी ने 12 फरवरी को बारदोली प्रस्ताव के आधार पर इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो मैंने उसी दिन सोचा कि हमारे लिए अब 4 फरवरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 12 फरवरी, क्योंकि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखोगे तो 3 हिंसक घटनाएं हुई है, जो अपने आप में बहुत है। सूर्यसेन के द्वारा बंगाल के चिटगांव के शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया गया, जो रिवोल्ट ग्रुप के लीडर थे। आप देखें, ये घटना 18 अप्रैल 1930 को हुई और 23 अप्रैल, जस्ट उसके कितने दिनों के बाद, 5 डेज के बाद या 6 डेज के बाद, ये घटना फिर कहां हुई तो आपको पता चलता है पेशावर में। और 7 मई के दिन यह घटना फिर शोलापुर के मिल मजदूरों की हुई। लेकिन गांधी ने इस मूवमेंट को वापस नहीं लिया, तो इसलिए इस घटना का अपने आप में इंपॉर्टेंस उतना नहीं है जितना उस घटना के प्रति रिएक्शन का। और विशेषकर यह लेक्चर को सिलेक्ट करने का मतलब है कि आप लोग भी तो न्यूज के टच में होंगे, तो आपने देखा कि इधर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों ने चौरी चौरा के उन शहीद हुए किसानों को सम्मानित किया है। उनके लिए मेमोरियल और प्लस गोरखपुर में एक म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया गया है। 1 वर्ष का सेलिब्रेशन होना है उन अनसंग हीरोज के लिए। तो अनसंग हीरोज हमारी हिस्ट्री के कई ऐसे भी हैं जो अनसंग हीरोज की तरह रह जाते हैं। तो चलिए अब उन हीरोज को याद किया जा रहा है। तो यहां पर देखिए हमारा टॉपिक क्या है, इस टॉपिक पर गौर करिए कि क्या असहयोग आंदोलन का अकस्मात स्थगन निर्णय की एक भूल, वो द सडन विड्रॉल ऑफ एनसीएम एंड एरर इन जजमेंट। तो ये मार्क ऑफ इंटरोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसका मतलब है यह आर्गुमेंटेटिव इश्यू है, यह ओपिनियन बेस्ड है। और मैं एक बात बता दूं कि पहले मैं थोड़ा इतिहास विषय की प्रकृति पर 1 मिनट आपको अवगत करा दूं। इतिहास विषय का सबल पक्ष है उसमें एक कहानी का आधार होना, और इतिहास विषय का निर्बल पक्ष है एक कहानी का आधार होना। आप कहेंगे भाई आपकी बातों में तो कॉन्ट्रडिक्शन है। जरूर होगा, क्योंकि यह जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि हम और आप दोनों लोग कहानी में खो जाएं। आप जान लें कि चाहे वो एकेडमिक्स हो या फिर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, आप जब हिस्ट्री को पढ़ते हो तो एक खास पर्सपेक्टिव से पढ़ना पड़ता है। स्टोरी चाहिए हमें, क्योंकि अगर हमारे मस्तिष्क के बैकग्राउंड में स्टोरी नहीं होगा तो हम उस टॉपिक के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। हमें स्टोरी चाहिए, लेकिन हमें इस बात के प्रति भी सावधान रहना है कि कहीं हम स्टोरी में ही खो के ना रह जाए। प्रायः तुम देखते हो कि कई बार बच्चों को निराशा होती है कि मैंने इतने पेजेज भर दिए लेकिन हमें मार्क्स कम आए, क्योंकि उसने स्टोरी से पेजेज भर दिए। और हिस्ट्री में आपको जितना लिखना आवश्यक है उतना ही लिखने से रोकना आवश्यक है।
विशेषकर तब जब आपके सामने 200 वर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं। इसलिए मैं क्वेश्चंस का एग्जाम्पल देकर इसे प्रूफ करूंगा। तो इसलिए मेरे स्टूडेंट, हमें और व्यूअर्स दोनों, कि हम आपको कहानी की कुहेलिका में नहीं उलझाना चाहेंगे। हम चाहेंगे थोड़ा सा स्टोरी एलिमेंट्स आपको पता हो मोटे तौर पर, और आप उसको क्रिटिकली व्यू करें ताकि क्वेश्चन आंसर करने के लिए आप इनेबल हो, आप प्रश्नों का उत्तर कर पाएं। जैसे देखिए, नॉर्मली होता यह है कि जो क्वेश्चन एग्जाम हॉल में होते हैं, अभी भी एक बच्चे ने शिकायत की, सर मुझे निष्कर्ष लेने में काफ़ी समस्या होती है या स्टैंड लेने में प्रॉब्लम होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम चीज़ों को सीधे सपाटे ढंग से हम उसे एक कहानी के रूप में देखते हैं। नहीं, इवेंट्स है। आते हैं हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर, तो पहले मैं थोड़ा सा उसके घटनाक्रम पर हल्का प्रकाश डाल दूं, जो हमारे वे व्यूअर्स जो शायद उसको क्रोनोलॉजिकली नहीं जानते होंगे, या फिर जानते तो सभी हैं लेकिन हाँ, उसमें उनके दिमाग में वह क्रम स्पष्ट नहीं होगा, तो उन्हें थोड़ी सुविधा हो जाए। तो मैं इस संदर्भ में पहले बताना चाहूँगा कि अपने 20 वर्षों के साउथ अफ्रीकन कैरियर के बाद जब जनवरी 1915 में गांधी लौटकर भारत आए, तो गांधी जी ने यहाँ के परिदृश्य से अपने आप को अनुकूलित करने का प्रयास किया। यहाँ उनको स्थापित होने में ज़्यादा समस्या नहीं थी, क्योंकि उनके पीछे उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति चली आ रही थी। उनका, आप कह सकते हो, उनका जो इंटरनेशनल एक फिगर है वो हो चुके थे। उनकी जो एक, आप कह सकते हो कि एक इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल लीडर हो चुके थे, क्योंकि 20 ईयर्स में उन्होंने ब्रिटिश राज को हिलाकर साउथ अफ्रीका में रख दिया था। तो इसलिए जब वो यहाँ आए तो उन्हें ज़्यादा समस्या नहीं थी। फिर भी चलिए, वो इंडियन पॉलिटिक्स में थोड़ा नोविस थे। यहाँ की चीज़ों को समझने में पहले उन्होंने 1 वर्ष दिया। फिर सबसे पहले थोड़ा झिझकते हुए 1917 में चंपारण सत्याग्रह में हाथ डाला। चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने अपने सत्याग्रह के प्रयोग को आजमाया और सफलतापूर्वक आजमाया। उसमें उनको 100% सफलता मिली। फिर 1918 में गुजरात के एक जिले खेड़ा में जब फसल नष्ट हो गई और किसानों को कोई रिलीफ नहीं मिला, तो फिर किसानों के अनुरोध पर वो गए और वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह की इस पद्धति को अपनाया। वहाँ भी उन्हें लगभग सफलता मिल गई। लेकिन हाँ, उन दोनों के बीच की भी एक घटना है, वो है एक इंडस्ट्रियल वर्कर्स का स्ट्राइक, और वह है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, जो काल क्रमानुसार तो वो खेड़ा से पहले आता है, परंतु उसको लोग प्रायः चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद का नाम लेते हैं। वहाँ भी गांधी को आंशिक सफलता मिली, और वो एक तरह से वह भारतीय किसानों और जन सामान्य को एक संदेश दे सके, मैसेज दे सके कि अब तक भारतीय नेता केवल कहते थे और गांधी जी ने वाकई में उनके लिए कुछ किया। अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस फॉर गांधी, यू कैन से। तो कुल मिलाकर माय स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप देखते हो कि उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया। उसके बाद पहले अखिल भारतीय मूवमेंट में उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। अखिल भारतीय मूवमेंट से हमारा आशय यह है कि आपने रॉलेट सत्याग्रह का नाम सुना होगा। उस रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने एक पहली अखिल भारतीय स्तर पर एक आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन उसका आप देखते हो कि उसके मध्य एक त्रासद घटना हुई, जिसको आप जालियांवाला बाग की घटना कहते हो। और फिर ये घटना दुर्भाग्य से 13 अप्रैल 1919 को हुई और 19 अप्रैल को उन्हें उसे वापस लेना पड़ा। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर गांधी जी का ये पुरानी रणनीति थी कि ऐसी स्थिति में प्राय कुछ समय के लिए वो शांत हो जाते थे, नेपथ्य में चले जाते थे, दूसरे नेताओं को अपना हाथ आजमाने देते थे। फिर वह हुआ, लेकिन तब उन्हें, और हमेशा उन्हें, ब्रिटिश ने ही एक मुद्दा दिया। इस बार ब्रिटिश ने उनका मुद्दा दिया, वो था खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत के मुद्दे को डिटेल में तो हमें बता नहीं सकता, क्योंकि हमारा मुद्दा कुछ और है जो मैं आपको बता रहा हूं। यह मुझे आपको थोड़ी सी स्टोरी ब्रीफ करके बतानी पड़ रही है कि पहले आपके दिमाग में एक क्रोनोलॉजी बन जाए, एक कालक्रम बन जाए, और फिर हम इश्यूज पर आएंगे, ओपिनियन पर आएंगे, इतिहास लेखन के मुद्दे को टटोलेंगे, और फिर आपके सामने हम क्वेश्चन भी रखेंगे ताकि आप दोनों के डिफरेंस को समझ सकेंगे कि पढ़ने और पढ़ने में भी अंतर हो सकता है। तो देखो, अब वहाँ इतना तक तो चलिए 1919 में के बाद वो कुछ समय के लिए वो
शांत रहे। फिर ब्रिटिश ने एक नया मुद्दा दिया खिलाफत का, जिसमें तुर्की के खलीफा जो इस्लामी विश्व का प्रधान था उसे हटाए जाने की बात थी। मुस्लिम लीग के युवा नेताओं ने बहुत आक्रोश के साथ इस कदम का विरोध किया और गांधी जी ने उनका साथ दिया और फिर गांधी जी के प्रोत्साहन पर वो खिलाफत प्रस्ताव पारित कर सके। फिर गांधी जी ने तभी कांग्रेस पर भी दबाव डाला कि कांग्रेस भी अब 3 मुद्दों के आधार पर, जो पंजाब में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो पंजाब जायज थी, पंजाब रॉन्ग, खिलाफत रॉन्ग और स्वराज्य, इन 3 मुद्दों पर उन्हें चाहिए कि वे एक नया मूवमेंट छेड़े, एक नया मूवमेंट आरंभ करें। खैर कांग्रेस थोड़ा हिचक रही थी। चलिए, गांधी के दबाव में अगस्त में मूवमेंट शुरू हुआ, अगस्त 1920 में। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि उसको कांग्रेस की तरफ से अप्रूवल कैसे मिलेगा। खैर चलिए, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में उसका अप्रूवल भी मिल गया। लाला लाजपत राय ने उसकी अध्यक्षता की थी। उस समय भी कांग्रेस के अंदर हलचलें मची थी। कुछ नेता विरोध पर उतारू थे, विद्रोह नहीं, विरोध पर, जिसमें चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, ऐसे जो नेता थे, विठल भाई पटेल थे। इनका कहना था कि नहीं, हम तो चुनाव लड़ेंगे 1919 के अधिनियम के आधार पर और काउंसिल में प्रवेश करेंगे। लेकिन चलिए, गांधी का प्रभाव कांग्रेस पर ज्यादा था और लाला लाजपत राय ने साथ दिया। हाँ, मोतीलाल नेहरू ने भी साथ दिया। हम यहाँ चित्तरंजन दास और बेहतर है कि हम विठल भाई पटेल का नाम लें, क्योंकि मोतीलाल नेहरू भी उस समय चुनाव के लिए तैयार नहीं थे संयुक्त प्रांत में। खैर एनीवे, तो ये प्रस्ताव पारित हो गया। अब इस प्रस्ताव के एक्सेप्टेंस के बाद फिर उसका रेगुलर सेशन कांग्रेस का नागपुर में हुआ और नागपुर में ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हुआ। उस समय तक विरोध शांत हो गया था, लेकिन हाँ, कुछ नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए थे। उसमें उस समय के दिग्गज नेता मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। खैर अभी जिन्ना वाले हम उस चैप्टर को नहीं खोलना चाहेंगे। अब चलिए, जब इस पर सुमित सरकार ने जो अध्ययन प्रस्तुत किया है, उन्होंने जनवरी 1920 से नियमित रूप से असहयोग आंदोलन की शुरुआत मानी है। तो जनवरी से मार्च 1921 का जो पहला चरण है, द फर्स्ट स्टेज, सो ड्यूरिंग दिस स्टेज यू कैन से कि द लॉयर्स बाइकॉटेड कोर्ट एंड द स्टूडेंट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि एक पूरा प्लान बनाया गया कि चलो हम लोग क्या करते हैं, शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार हो, न्यायालय का बहिष्कार हो, और अगर जरूरत पड़ी न्यायालय का बहिष्कार हो, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार हो, बाइकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स, एंड इफ नीडेड वी हैव टू स्टार्ट इवन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस में आपको क्या है कि आपको एक चौतरफा ब्रिटिश शासन के साथ केवल असहयोग नहीं करना है, बल्कि खुलकर उसका विरोध करना है। तो खैर वह प्लान, योजना बनी। फिर आप देखते हो प्रथम चरण पार हुआ, फिर फरवरी से 1948 तक फिर दूसरा चरण आता है। पहला चरण पार हुआ, पहला चरण आप देखते हो कि उसी समय, और उसके बाद फिर दूसरा चरण फिर दोबारा आता है, और वो दूसरे चरण के विषय में आप जानोगे कि अप्रैल 1921 से जून 1921 तक। फिर उसका तीसरा चरण आरंभ होता है जुलाई 1921 से लेकर अगस्त 1921 तक। और अब ये तीसरे चरण में क्षेत्रीय स्तर पर भी इसका देखा गया, क्षेत्रीय स्तर पर भी इसका प्रभाव देखा गया। और फिर इस क्षेत्रीय स्तर के बाद आगे अगर आप गौर करके देखें तो 1921 नवंबर से जो 1922 का जो चरण था, वह चरण सबसे उग्र चरण होने वाला था, क्योंकि अब गांधी जी पर भी काफी दबाव था कि अब हम सिविल नाफरमानी आंदोलन आरंभ करेंगे, यह तथाकथित सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करेंगे। और इसके लिए उन्होंने जगह भी चुन रखी थी, और वह था गुजरात का बारदोली तहसील था, और वहीं वह होने वाला था। लेकिन वह वक्त को मंजूर नहीं था। अब बारदोली सत्याग्रह के लिए कांग्रेस को आगामी 6 वर्षों तक इंतजार करना होगा। तभी 4 फरवरी, कुछ पुस्तकों में आपको 5 फरवरी मिलेगी, एक किसानों के एक जत्थे और थाने जैसी घटना, उसमें आप जानते हो 22 पुलिस वाले को जला दिया जाना। वैसे इसमें शाहिद अमीन 23 का आंकड़ा देते हैं। उनकी एक खास बुक है, इस पर रिसर्च है, चौरी चौरा पर शाहिद अमीन की, जो सबाल्टर्न हिस्टोरियन है। तो मैं आपसे यह बताना चाहता कि इस प्रकार से गांधी, जब वह घटना हुई तो गांधी बहुत शॉक्ड हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात को स्वीकार, इस हिंसक घटना के लिए वो तैयार नहीं थे, और उन्होंने 12 फरवरी को एक प्रस्ताव लाकर और फिर उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया।
और लोगों से यह भी अपील की, क्योंकि वो अकेला नहीं थे, कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति बैठी, क्योंकि असहयोग आंदोलन के मध्य उन्होंने एक काम तो जरूर किया था। उन्होंने देखा था कि एक जन आंदोलन को चलाने के लिए एक व्यापक जनाधार की भी जरूरत होती है। तो एक जन आंदोलन को चलाने के लिए एक व्यापक जनाधार की जरूरत होती है। तो इसी मुद्दे पर उन्होंने एक कांग्रेस का संगठनात्मक एक संगठनात्मक ढांचे को भी बदलना आवश्यक है, क्योंकि कांग्रेस का जो वर्तमान संगठनात्मक ढांचा था, जो रॉलेट सत्याग्रह के समय उन्होंने प्रयोग किया था, वो तो पुराना ढांचा था, वो चरमरा जाता है, जन आंदोलन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस का संरचनात्मक परिवर्तन किया था। और इसी क्रम में आप देखोगे कांग्रेस को एक संस्था के रूप में सुधारा गया था। गांव के स्तर पर, तहसील के स्तर पर, जिला के स्तर पर, प्रांत के स्तर पर और अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न समितियों का निर्माण किया गया था। तो ये तो आपका एक छोटी सी स्टोरी थी जिसमें मैंने शायद आपको बोर किया। अगर बोर हुए होंगे तो सॉरी फॉर दैट। अब हम आते हैं परीक्षोपयोगी चीज़ें पर, क्योंकि हम इस पर लेक्चर देते रह जाए, आप सुनते रह जाए, इसका एग्जाम में कोई यूज वैसा नहीं हो पाता है। और हमारे हिस्ट्री विषय के साथ यह है कि लोग लेक्चर देने और सुनने में ही खो जाते हैं और मुख्य मुद्दों पर ध्यान नहीं जाता। इसलिए हम अब आपको मुख्य मुद्दे पर ले चलते हैं। सबसे पहली बात है कि इस टॉपिक को एक बार आप और देखें, टॉपिक पर गौर करिए कि क्या असहयोग आंदोलन का अकस्मात स्थगन निर्णय की एक भूल वॉज द सडन विड्रॉल ऑफ एनसीएम एंड एरर इन द जजमेंट। तो मैं पहले अपने व्यूअर्स और स्टूडेंट दोनों से कहना चाहूँगा कि हमारे पास्ट एंड प्रेजेंट कम्युनिकेशन सीरीज से तो आप लोगों को अवश्य लाभ हुआ होगा और आप लोगों ने अपना एक ओपिनियन डेवलप कर लिया होगा। ओपिनियन से मतलब यह है कि पहले जब हमारे सामने क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन के मूड को समझा जाता है। अब ये क्वेश्चन नहीं है, एक मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को आप देखिए, इसका मूड क्या है, कि क्या हमें एग्री करना चाहिए या क्या डिसएग्री करना चाहिए। तो पहले पता हो कि किसी चीज का एक से अधिक पर्सपेक्टिव होता है। कई बार हमारे प्रबुद्ध पाठक और हमारे जो प्रबुद्ध जब हमारे व्यूअर्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं नहीं समझ पाते, तो मैं खुद ही बेचैन होकर रह जाता हूं। जैसे सर मैंने ऐसे पढ़ा था, मैंने ऐसा सुना था। आप सुनिए ना, पढ़िए ना। आप अगर केवल एक वर्जन अगर आप जानेंगे तो फिर क्वेश्चन का आंसर कैसे कर पाएंगे। क्वेश्चन के मूड को पकड़ना होता है। इस क्वेश्चन का मूड है कि थोड़ा सा गांधी जी को बचाइए। खैर चलिए, उस पर हम बाद में आते हैं। पहले आपको हम बताते हैं कि इसमें पर्सपेक्टिव कितने उभर कर आए। तो एक काम करते हैं, आप देखते हो जैसे आपको लॉयर्स और जज दोनों बनने हैं। अभी तो मैंने एक छोटी सी एक प्रिसाइजली ब्रीफ किया है, लेकिन अब आपको अपने ओपिनियन डेवलप करने होंगे इस पर। इसमें आपको कई पर्सपेक्टिव सुनना होगा न्यूट्रल, निष्पक्ष होकर, और फिर क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा, आपको जजमेंट लेना होगा। तब आप इस बात को बेहतर समझ पाएंगे कि राइटिंग की क्या टेक्निक होती है, कैसे हम राइटिंग को पकड़ते हैं, कैसे हम स्टैंड लेते हैं, कैसे हम निष्कर्ष लिखते हैं। ये सब थोड़ा सा, इसलिए हम एक जो पॉपुलर हिस्ट्री है जो आप देखते हो कि सड़कों पर, चौक चौराहे पर चलती रहती है, वो अलग है। लेकिन एकेडमिक हिस्ट्री में थोड़ा सा आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। पॉपुलर हिस्ट्री में तो हम कुछ भी बोल देते हैं कि हाँ ऐसा हुआ, लेकिन इसमें आपको सपोर्ट करना पड़ता है, आइडिया से सपोर्ट करना पड़ता है और फिर आपको एविडेंस से सपोर्ट करना पड़ता है। तो चलिए पहले सबकी सुनते हैं। अब देखिए, सबसे पहले गांधी जी के सत्याग्रह को या गांधी जी के बारे में मैं स्पष्ट कर दूं तो पहली चीज जो गांधी जी में थी, इसे पहचानने में हमें समस्या इसलिए हो सकती है कि उन्होंने ये लीक से हटकर चले। जो पहले से स्थापित इस्टेब्लिश्ड मानदंड थे, पैरामीटर्स थे, उसे वो अलग हटकर चले। इसलिए मैंने एक टाइटल दिया है अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स या वैकल्पिक राजनीति। इन्होंने वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत की। पहले मोटे तौर पर राजनीति क्या थी? मोटे तौर पर राजनीति थी जो अगर आप मध्यकालीन या अर्ली मॉडर्न पीरियड का राजनीति समझोगे तो उसका मतलब लगाया जाता था अवसरवाद, जो प्रिंस के मैकियावेली में आपको मिलेगा। फिर उसके बाद आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो तो धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दुनिया में फैलता गया, संविधानवाद का विकास हुआ, तो राजनीति का मतलब मोटे तौर पर लगाया गया कि मुट्ठी भर बुद्धिजीवी प्रतिवेदन यानी पिटिशंस के द्वारा और लीगल मीन्स को अपनाकर पॉलिटिक्स करें। या फिर तीसरा रास्ता अपनाया गया जो कम्युनिस्टों ने, सोशलिस्टों ने अपनाया, कुछ इस प्रकार के, और कुछ एक्सटेम्पोर रिवोल्ट जो पीड़ित समूह होते थे वह भी अपनाते थे, वो था हिंसक आंदोलन। जो कम्युनिस्ट मूवमेंट था उसने तो हिंसा का एक पूरी की पूरी एक रणनीति ही बना दी थी कि आपको ऐसे
इकट्ठा होना है, ऐसे सिस्टम पर अटैक करना है, सिस्टम पर आपको एक निश्चित कब्जा करना है और आपको बल प्रयोग करके बुर्जुआ की सत्ता को मिटा देना है। तो उनका तो एक तरह से समझो तो प्लान्ड वायलेंस था कि जो आपको पूरा प्लान्ड होकर आपको वायलेंस को आगे बढ़ाना है, वायलेंट मीन्स को। दूसरी तरफ वो कुछ शोषित और पीड़ित लोग थे, किसान थे, ट्राइबल्स थे, जो उनका जो पीड़ित होते थे तो उठा लेते थे अपने हथियार, तीर धनुष, भाले बर्छे। अब बिरसा मुंडा ने नारा दिया कटुंग वावा कटुंग, साहेब कटुंग, राड़ी कटुंग, उसको कोई लीगल प्रोविजन से मतलब नहीं था। तो इस तरह से एक तरफ बुद्धिजीवियों का तरीका था जो लीगल मीन्स था, एक तरफ जनसामान्य का तरीका था और इससे इतर कुछ कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट थे वर्ल्ड में। अब विशेषकर जिसको कम्युनिस्ट कहते हो उनका तरीका अलग था, साम्यवादियों का। कम्युनिस्ट का तरीका था जिसे आप डायरेक्ट एक्शन का नाम देते हो, गुरिल्ला पद्धति से आप संघर्ष करिए। तो उससे इतर गांधी ने एक नई चीज लाई। इससे पहले जो नॉन वायलेंस था वह या तो धर्मशास्त्रों में था या कुछ पश्चिमी चिंतकों के विचार में था, लेकिन उसका मतलब क्या होता था मैं आपको बताऊं। अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से आप देखेंगे तो 19वीं सेंचुरी में नॉन वायलेंस शब्द का प्रयोग शुरू हुआ था और उस शब्द का मतलब होता था मेडिकल टर्म्स में, जैसे कोई डॉक्टर है अगर सर्जरी कर रहा है तो यार ज्यादा उसको इंजरी मत दो, कोशिश करो बिना इंजरी के अगर किसी पेशेंट को ठीक कर देना, तो नॉन वायलेंस है। फिर दूसरा था कि बहुत सारे उपद्रवी तत्व आते थे, राजनीति में भूचाल मचा देते थे, तो उसकी जगह आप तरीके से राजनीति करो तो नॉन वायलेंस है। तो ये नॉन वायलेंस का मोटे तौर पर कॉन्सेप्ट ये होता था। लेकिन 20वीं सदी के आरंभ में नॉन वायलेंस को डिक्शनरी में एक निश्चित स्थान दिलवाने का श्रेय गांधी जी को है। अब हम यह नहीं कहेंगे प्योरली एक राष्ट्रवादी चेतना से कि उन्होंने भारत और भारत से यह चीज ली। हम कैसे भूल सकते हैं कि एक अच्छा खासा जीवन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गुजारा 20 इयर्स का, और वहां उन्होंने इस मीन्स को डेवलप किया था। तो दुनिया के बाकी चिंतकों के संपर्क में भी आए थे वो, यानी वो क्रिश्चियन चिंतक के संपर्क में भी आए थे, क्वेकर्स के संपर्क में आए थे, रशियन स्कॉलर लियो तोल्स्टॉय को पढ़ा था। तो इन सबों को पढ़ने के कारण उनमें जो नॉन वायलेंस की जो ये भावना थी वो उधर से भी आई। लेकिन जब वो भारत की भूमि पर और भारतीय शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया तो नॉन वायलेंस का, जिसको आप कहते हो अहिंसा, वो अहिंसा की तब उन्होंने उसमें भारतीय मौलिक प्रेरणा जोड़ दी। यह चीज और कहीं नहीं मिलेगा। जैसे आप देखो, आप गांधी जी के आगमन से पहले उनका, जिसको आप सत्याग्रह मेथड कहते हो, इससे मिलती जुलती चीज आप देखिए। आपने स्वदेशी आंदोलन का तो नाम सुना है, आपने एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व अरविंदो घोष का तो नाम सुना है। तो अरविंदो घोष में भी है, उसको कहते हैं पैसिव रेजिस्टेंस। जो पैसिव रेजिस्टेंस का मेथड है, निष्क्रिय प्रतिरोध उसको कहा जाता था हिंदी में। तो उसको उग्रवादियों ने विकसित किया था, स्वदेशी आंदोलन में सफलतापूर्वक उसका संचालन किया था। आप अगर कहें तो इस सत्याग्रह, सॉरी, जो गांधी की सत्याग्रह की पद्धति है, उसे अरविंदो घोष का जो वह तरीका है जिसे आप पैसिव रेजिस्टेंस कहते हो या निष्क्रिय प्रतिरोध, उससे भी प्रेरणा मिली होगी, परंतु दोनों में एक मौलिक अंतर है। अरविंदो घोष अहिंसा के प्रति कमिटेड नहीं थे। जैसे देखो, यूरोप में वो एक अच्छा खासा समय उन्होंने लंदन में गुजारा था, यानी ब्रिटेन में गुजारा था। तो वहां के क्रिश्चियन चिंतकों के प्रभाव में भी आए थे और कुछ वैसे जो स्वतंत्र, जो रेवोल्यूशनरीज हैं, आंदोलनकारी है, उसके संपर्क में भी आए थे। विरोध का एक तरीका यह भी होता है कि हम भले आप पर हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन अपने शरीर पर हम सारी पीड़ा सहते रहेंगे। यह भी एक तरीका है और यही हमारे प्रतिरोध का प्रकार होगा कि आप जितना भी हम पर वार करेंगे हम सहेंगे। लेकिन उसमें एक बात यह होती है कि उसमें घृणा का भाव आ सकता है, क्रोध का भाव आ सकता है। जैसे आप देखते हो गांधी जी के बारे में कहा जाता है, उन्होंने कहा कि आपके गाल पर कोई एक तमाचे मारे तो आप दूसरा गाल बढ़ाओ। तो बढ़ाने का तरीका यह भी हो सकता है कि आप दूसरा गाल बढ़ा रहे हो, परंतु आपकी आंखों में आक्रोश है, आपके दिल के अंदर घृणा है। गांधी जी ने कहा नहीं, अगर आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति आक्रोश आ गया तो फिर हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता। हमें अपने सोल फोर्स
को एक्टिव रखना है, जो आत्मा है, और आत्मशक्ति के बल पर हम अपने मन में घृणा नहीं पनपने देंगे, बल्कि हम उस व्यक्ति की इस चीज को सहन करेंगे। और हमारे सत्याग्रह और उपवास का उद्देश्य होगा वह व्यक्ति ने जो अनजाने हमारे ऊपर पाप किया है, उस पाप से उसके दिल को हम निर्मल कर सके, क्योंकि घृणा से घृणा पनपता है, वायलेंस से वायलेंस पनपता है। तो इस प्रकार से उन्होंने उसकी व्याख्या दी। तो चलिए पहले वाले से वो अलग हो गए। और अगर आप समझें तो इतना तक कि मैंने हार्डीमैन का जब पढ़ा था, एक सबाल्टर्न हिस्टोरियन है, तो हार्डीमैन ने तो इतना तक कहा कि अगर सही मायने में कहें तो दक्षिण अफ्रीका में भी गांधी ने इस नॉन वायलेंस के कॉन्सेप्ट को समग्रता से विकसित नहीं किया था। उनके सत्याग्रह का मूल भाव हुआ करता था कि हम एक नरम रुख अपनाएंगे, उनकी पीड़ा को सहते हुए उन पर वार न करेंगे, लेकिन उनके इस कदम का, उनका ये नस्लीय विभाजन की जो नीति है उसका विरोध करेंगे। तो मूल भाव यह था। जब भारत की भूमि पर आए, हार्डीमैन कहते हैं 1915 में जब वो भारत की भूमि में पर आए, तब उन्होंने नॉन वायलेंस का यह कॉन्सेप्ट विकसित किया जिसे आज आप जानते हो। और वह चीज फिर उन्हें भारतीय दर्शन से, भारतीय धर्मशास्त्र से वो अहिंसा के तत्व को और भी मिलाया और भारत में विकसित किया। खैर जो हो, वो तो विद्वानों का अपना अलग मत है। तो चलिए, ये हुआ सत्याग्रह, अहिंसा, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सत्य के प्रति जो लालसा है वो सत्याग्रह है, और उसके लिए जो हम पद्धति अहिंसा की अपनाते हैं वो उसका फ्यूल है, उसका ईंधन है। तो ये दोनों इस तरह से जुड़े। तो ये तो चलिए हुई विचारों की बात, लेकिन गांधी जी की एक बात और भी है कि अब तक यह अहिंसा, नॉन वायलेंस, यह धर्म ग्रंथों में हुआ करता था, या फिर कुछ ऐसे चिंतकों के विचारों में हुआ करता था जिनका कहीं ना कहीं धर्म के प्रति प्रतिबद्धता थी, लेकिन राजनीति में उस धर्म को उतारने वाले गांधी जी थे। तो अब इनको एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में मूल्यांकन करिए। सबसे बड़ी दिक्कत इनके मूल्यांकन में होती है कि हम लोग इनसे इतनी अपेक्षा कर लेते हैं कि अरे ये तो संत हैं, ये तो गलती कर ही नहीं सकते। तो होता क्या है, हम ये भूल जाते हैं कि अगर महात्मा बुद्ध अगर पॉलिटिक्स में आए होते तो आज आप उसका मूल्यांकन कुछ अलग तरीके से कर रहे होते। तो ये ऐसे जो धार्मिक व्यक्तित्व है उनकी पेरिफेरी अलग होती है, उनका लोगों के प्रति मूवमेंट का कमिटमेंट नहीं होता है। लेकिन आप सोचिए, जिसने दुनिया के सबसे बड़े मास मूवमेंट को, दुनिया के सबसे बड़े जन आंदोलन को जिसने लीड किया हो, उसमें आप कैसे मान सकते हैं कि कहीं वो अस्खलित नहीं हुआ होगा, कहीं उसे चूक नहीं हुई होगी, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही तो प्रयोग है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो अब चलिए, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में इसका क्या महत्व है? राजनीति में महत्व यह है कि अब तक ये चिंतकों के बारे में थोड़ा मैं आपको मार्क्सवादी से भी वाकिफ कराऊंगा, थोड़ा सबाल्टर्न से भी वाकिफ कराऊंगा, फिर आप इसको समझ जाएंगे। अब तक ये लोग विरोध का एक ही पद्धति जानते थे, हथियार उठाओ या फिर लोग पत्थर फेंको। अगर व्यवस्था ने आपका शोषण किया है तो सभी लोग संगठित हो, आंदोलन करो, उग्र आंदोलन करो। ऐसा नहीं है कि सिविल मूवमेंट का परंपरा नहीं थी, भारत में भी थी और विश्व में भी थी। वैश्विक स्तर पर आप देखिए, जैसे ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के विरुद्ध एक हंगरी के लोग थे, उन्होंने प्रतिरोध किया था, फिर उसे एक स्टेप आप आगे बढ़ी। आप देखेंगे यही चीज आपको जो फिनलैंड के लोग हैं उन्होंने रूस के अगेंस्ट में किया था, आयरलैंड के लोगों ने ब्रिटेन के अगेंस्ट में किया था। पीसफुल, कोई वायलेंस नहीं, हम सहेंगे, जो भी आप अत्याचार करेंगे हम सहेंगे, परंतु उसमें अहिंसा का भाव नहीं। अहिंसा का मतलब होता है उसके प्रति घृणा का भाव नहीं होना चाहिए, जो गांधी जी ने नॉन वायलेंस में डेवलप किया था। सत्य के बिना अहिंसा नहीं हो सकती। कमजोर की अहिंसा, कमजोर की जो हिंसा है, यानी अगर हम डर कर, उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर हम भय के कारण अगर हमने अहिंसा का लवादा ओढ़ रखा है तो इससे बेहतर हिंसक होना, क्योंकि अहिंसा के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है। तो खैर, अब उसका फायदा क्या मिलना है इनको कि एक तो आप ब्रिटिश साम्राज्य के अगेंस्ट में लड़ रहे हो। ब्रिटिश साम्राज्य के पास जितने भी आंदोलन अब तक हुए थे, पश्चिमी साम्राज्यवाद के पास उसके सबके जवाब थे, सबके हथियार थे, लेकिन गांधी जी के अहिंसक आंदोलन का जवाब उसे नहीं था। किस प्रकार से हम गांधी जी के अहिंसक आंदोलन का सामना करें, हाउ टू फेस गांधीयन नॉन वायलेंट मूवमेंट। दूसरी बात यह है कि देखो, अब जो वायलेंस तरीका होता है या वायलेंस का तरीका होता है वह जिसमें आप किसी तरह के, जैसे यहाँ क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, तो आप उन हथियारों का उपयोग करते हो,
टारगेट को लेते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक संगठन चाहिए, उसके लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ता चाहिए। और मासेस तो ये बिल्कुल ही इनोसेंट पीपल हैं जो हजारों की संख्या में मार्च कर रहे हैं। इधर से आप एक पत्थर फेंकते हो और पुलिस को आप वैध अधिकार प्रशासन को दे देते हो कि आपको गोली चलाए। गांधी जी ने प्रशासन को विवश कर दिया कि प्रशासन के पास गांधी जी के इस मूवमेंट का, इस नॉन वायलेंस का कोई जवाब नहीं था। खैर, दूसरा कि आप विभिन्न वर्गों को संगठित कर सकते हो, बूढ़े लोग हों, युवा हों, महिलाएं हों, किसी को भी इस अहिंसक आंदोलन से परहेज नहीं होगा। तीसरी बात कि आप ब्रिटिश साम्राज्य से एक मनोवैज्ञानिक समानता की स्थिति पैदा कर सकते हो। और आपने भारतीयों को कितना मोरली बूस्टअप किया। उनके पास आधुनिक हथियार है, मशीन गन है, और हमारे पास मोरल फोर्स है, हमारे पास सोल फोर्स है। ब्रिटिश साम्राज्य का इससे बेहतर जवाब क्या मिल सकता था? ब्रिटिश साम्राज्य विवश हो जाता है। नंबर 1 ये फायदा हो रहा है। दूसरी चीज, जो एक मार्क्सवादी ही चिंतक हैं, बाद में बिपिन चंद्रा ने इस पद्धति को, इस इंटरप्रिटेशन को अपनाया है। यहां पर गौर करना, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध वर्चस्व, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध वर्चस्व स्थापित करना। अगर आप चाहें तो, और वर्चस्व शब्द अगर आपको कष्ट दे तो मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूं, स्थापित करना, वर्चस्व स्थापित करना। अ वॉर ऑफ हेजेमनी अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। अब ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट में ये वॉर ऑफ हेजेमनी क्या होता है, वर्चस्व क्या होता है? तो वर्चस्व का मतलब है प्रभाव। अब एक बात आप बताएं कि गांधी के आगमन से पहले ऐसा नहीं कि उदारवादियों ने वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़ी, उग्रवादियों ने वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़ी थी, परंतु उनका मासेस पर ऐसा इंपैक्ट नहीं था। वर्चस्व से आशय यह है कि ब्रिटिश ने भारतीयों के मन में 2 बातें स्थापित कर दी थी। एक तो ब्रिटिश अपराजय हैं, आप उनको पराजित नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिफीट देम, दे आर इनविंसिबल। और दूसरा कि ब्रिटिश भारतीय लोगों की शुभचिंतक है, दे आर द वेल विशर्स ऑफ इंडियंस। तो पहले तो आपको यह होता है कि आप पहले अपने मासेस को तो कन्विंस करें, तब तो ब्रिटिश के साथ आप संघर्ष करेंगे। गांधी जी ने सिस्टमेटिक उसे तोड़ा, कहा कि ब्रिटिश अपराजय हैं, तो चलिए हम मार्च करते हैं। वो हमें क्या करते हैं? लाठियां चले हम खाते हैं। हम ब्रिटिश साम्राज्य से मुकाबला करते हो, अपराजय नहीं है। आपको आत्मबल की जरूरत है। आपके आत्मा में जिस दिन बल आ जाएगा, आपको स्वराज्य मिल जाएगा। 1 वर्ष में स्वराज्य का नारा दिया। कई लोग गांधी जी की आलोचना करते हैं कि भाई आप स्वराज्य शब्द को इतनी गंभीरता से लेते हो, परंतु गांधी जी ने तो स्वराज्य शब्द कह के एक मनलुभावन नारा दिया। गांधी जी को कैसे पता था कि 1 वर्ष में स्वराज्य मिल जाएगा? तो एक्चुअली गांधी जी का जो स्वराज्य का भाव था, वो था सेंस ऑफ फियरलेसनेस, कि हमें भयमुक्त हो जाना है, हमें प्रशासन से डरना नहीं, हमें उसके कानून से नहीं डरना, उसके कॉर्सिव पावर से, दंड शक्ति से नहीं डरना, हमें साहसपूर्वक फेस करना। और अगर हम मुक्त हैं, हमारी आत्मा मुक्त है, तो कौन हमें गुलाम बना सकता है? तो ये भाव से चल रहे थे, परंतु कॉमन पीपल उसे नहीं समझ सकते थे, उस अपील को। खैर एनीवे, तो 1 वर्ष में स्वराज्य का भी उन्होंने नारा दिया था। और दूसरा उन्होंने कहा कि भारतीय केवल शुभचिंतक नहीं है, उन्होंने जगह जगह दिखाया कि किस प्रकार से उन्होंने हमारे आर्थिक हितों की क्षति की। हिंद स्वराज्य में भी उन्होंने कुछ बातें प्रकट की थी, और उन्होंने यह आगे सविनय आंदोलन में और भी स्पष्ट किया कि आप नमक बनाकर देखो, जो सरकार आपको नमक बनाने की अनुमति नहीं दे, वो आपका शुभचिंतक कैसे हो सकती है? तो चलिए, कुल मिलाकर उन्होंने वर्चस्व की लड़ाई लड़कर ब्रिटिश को पीछे छोड़ा। जब गांधी जी आह्वान करते थे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रजा खड़ी हो जाती थी और ब्रिटिश हाथ मलते देखते रह जाते थे। और राष्ट्रीय आंदोलन में संयुक्त मोर्चे का निर्माण। अब उनका कहना था कि भाई अगर आप जैसे कम्युनिस्ट लोग हैं, तो चलिए आपने मजदूरों को और किसानों को संगठित कर लिया, लेकिन मजदूरों यानी वर्कर्स एंड पीजेंट्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, बट व्हाट अबाउट द सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट क्लास एज वेल एज द रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स? वो तो आपके अंतर्गत नहीं आएंगे। जो पूंजीपति है, जो जमींदार हैं, वो डरेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि भाई वर्ग संघर्ष के मुद्दे को छोड़ते हैं, हम एक संयुक्त मोर्चा बनाते हैं, और वो संयुक्त मोर्चा वर्ग समझ की जगह हम प्यार मोहब्बत से सबको जोड़ते हैं। तो उनकी जो थियरी थी, दैट वाज बेस्ड ऑन द क्लास कोलैबोरेशन, सबको एक मोर्चे से जोड़ना। इसीलिए देखते हो कि उनके जितने भी मूवमेंट है, उसको मास मूवमेंट
बनने में कहीं परेशानी नहीं हुई। असहयोग आंदोलन से लेकर अगर भारत छोड़ो आंदोलन तक देखोगे तो शायद पूरी दुनिया में कोई नेता ना तो उतना मासेस को इकट्ठा कर सका और ना ही महिलाओं को। अब हो ची मिन्ह आपके एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई, आप देखिए क्लास 12th, हो ची मिन्ह है। तो हो ची मिन्ह वियतनाम के नेता थे, माओ सेतुंग चाइना के बहुत ही कद्दावर नेता थे और लेनिन सोवियत रूस में पहली साम्यवादी सरकार का संस्थापक थे। लेकिन इन तीनों भी महिलाओं को ऐसा एकजुट नहीं कर पाए जैसा गांधी ने अपने मूवमेंट में किया। तो चलिए, हमने गांधी जी की बड़ी तारीफ कर ली। अब आप एक जज हो, अब आप दूसरे लॉयर्स का भी सुनो वो क्या कहते हैं। अब मार्क्सवादी दृष्टिकोण, अब जब मार्क्सिस्ट की बात आती है तो मैं एक बात बताऊं कि मार्क्सवादी, मैंने अभी एंशिएंट हिस्ट्री में एक जो लेक्चर लिया था उसमें भी मैंने आपको मार्क्सवादी समझाया था। मॉडर्न हिस्ट्री में मार्क्सवादी का एक बहुत बड़ा योगदान था। क्या योगदान है मैं आपको एक मिनट में बताऊं। मॉडर्न हिस्ट्री में मार्क्सवादियों का योगदान यह है, इस पर नजर डालें। मार्क्सिस्ट जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें मार्क्सवादियों का एक बहुत बड़ी देन यह है कि इससे पहले, मतलब मैं इसको थोड़ा सा एक उदाहरण देकर समझाता हूं फिर आपको स्पष्ट होगा। मार्क्सिस्ट पैराडाइम लिखते हैं, मार्क्सिस्ट पैराडाइम, मार्क्सिस्ट पैराडाइम। ओके, तो जो मार्क्सिस्ट पैराडाइम है वो मार्क्सिस्ट पैराडाइम यह है, जो मार्क्सवादी पद्धति, कि राष्ट्रीय आंदोलन में पहले ऐसा माना जाता था कि मार्क्सिस्ट पैराडाइम में, राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट में ऐसा माना जाता था कि एक ही द्वंद्व है, एक ही विरोधाभास है। देयर इज द ओनली वन कॉन्ट्रडिक्शन एंड दैट इज बिटवीन द इंडियन नेशनलिस्ट एंड द ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट। मतलब एक ही विरोधाभास है जो ब्रिटिश साम्राज्य के बीच और भारतीय लोगों के बीच है, और हम भारतीय एक हैं, सभी लोग एक हैं। अब बेचारे किसान भी पिसते हुए जा रहे हैं, हम एक हैं। वर्कर्स भी पिसते हुए जा रहे हैं, हम एक हैं। उनका शोषण हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। साम्राज्यवादी इतिहासकारों का तो ध्यान गया नहीं, राष्ट्रवादी इतिहासकारों को भी इस पहलू पर जोर नहीं दिया। जैसे आज ही आप देखते हो कि कुछ लोग कहते हैं कि हम भारतीय एक हैं। भाई कैसे एक होंगे? आप उनकी भी तो सुनो, जो शोषित हो रहे हैं, जो विदेशी से जितने पीड़ित हैं अपने देशी से उससे कम पीड़ित नहीं है। तो इन्होंने सबसे पहले स्थापना दी कि नहीं, विरोधाभास एक नहीं है, दो कॉन्ट्रडिक्शंस है। यहाँ हिंदी में इसको विरोधाभास अगर मैं ना लिखूं तो आपका काम चल जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शंस है। तो दो कॉन्ट्रडिक्शंस है, दो विरोधाभास है। एक को उन्होंने नाम दिया प्राथमिक विरोधाभास, उसके लिए उन्होंने कहा प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन, और प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन, और दूसरा उन्होंने दिया सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शन। सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शन, प्राथमिक विरोधाभास मैं बोल रहा हूं हिंदी में, और द्वितीयक विरोधाभास। तो कहा कि देखिए, प्राथमिक विरोधाभास है ब्रिटिश साम्राज्य और भारत के विभिन्न वर्गों के बीच का विरोधाभास। ये जो विरोधाभास है वो प्राथमिक विरोधाभास है। द्वितीयक विरोधाभास है जो हमारे भारतीय समाज के अंदर है। हमारे भारतीय समाज के अंदर जो पूंजीपति हैं और मजदूर हैं उनके बीच का विरोधाभास है। हमारे जो जमींदार हैं और किसान हैं उनके बीच का विरोधाभास है। तो ऐसा नहीं है कि हमें केवल इसका सामना करना है। ये पहली बार मार्क्सवादियों को, थैंक्स टू मार्क्सिस्ट, कि उन्होंने किसानों को, मजदूरों के मुद्दे को बहुत ही आगे बढ़कर उठाया और कहा कि देखिए, पहले इनसे आप सेटल करिए, तब हम नेशनल मूवमेंट में सभी एक हैं, लेकिन आपको इनसे भी सेटल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप केवल राष्ट्रीय झंडे और नेशनल फ्लैग दिखाकर इन बेचारों को घसीटते रहोगे। अंत में कांग्रेस पर भी इसका प्रभाव पड़ा, और आप देखिए कराची अधिवेशन से लेकर लास्ट तक, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता, त्रिपुरी संकट, तो आप पूरे नेशनल मूवमेंट में देखेंगे धीरे धीरे कम्युनिस्ट भी सक्रिय रहे, सोशलिस्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी रहे, सुभाष और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेता भी सक्रिय रहे, तो सभी सक्रिय रहे। तो इनका जो बेसिक प्रेमाइस है ये यही है, बेसिक पैराडाइम, कि भाई ये दोनों विरोधाभास को हम लेकर चले। लेकिन जब हम मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन कहते हैं मैं स्टूडेंट्स, तो वहां पर भी एक
पेंच आ जाता है। कुछ पुराने मार्क्सिस्ट हैं जिसमें एम.एन. रॉय हैं, ए.आर. देसाई हैं, रजनी पामदत्त हैं, ये पुराने मार्क्सवादी हैं। और कुछ नए मार्क्सवादी हैं। नए मार्क्सवादी का नव मार्क्सवादी नाम नहीं है, मतलब दूसरी पीढ़ी के मार्क्सवादी विद्वान आप कह लें, जिसमें बिपिन चंद्र थे, अभी आदित्य मुखर्जी, मृदुला मुखर्जी, बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं। तो अब दोनों में फर्क यह है कि जो पहले एम.एन. रॉय और ए.आर. देसाई वाला जो जनरेशन, जो वो पीढ़ी थी, तो वो मार्क्स से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। अब उसमें होता यह था कि जहां कहीं प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन है, बात चल रही है ब्रिटिश और भारतीयों के बीच, तो क्लास स्ट्रगल, जिसको आप वर्ग संघर्ष कहते हो, इतना प्रभावित हुआ करते थे कि वो पहले वर्ग संघर्ष दिखाने में ज्यादा रुचि लेने लगते थे। तो कई जगह डिस्टॉर्शन हो गया, जिसमें मैं इसमें चौरी चौरा वाली घटना को भी बताने की कोशिश करूंगा कि रजनी पामदत्त ने क्या कहा, जो एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, और बिपिन चंद्र ने उसको डिफेंड किया। किसको? गांधी जी के इस निर्णय को। तो आप अगर बिपिन चंद्र से, आप सभी के घर में कम से कम पुस्तक तो रखी होगी, फ्रीडम, जो बिपिन चंद्र का जो है फ्रीडम स्ट्रगल, तो वो आपकी जो एक मोटी सी पुस्तक है, शायद ग्रंथ शिल्पी से हिंदी में आती है, इंग्लिश में तो पेंगुइन से निकलती है। तो वो जो पुस्तक है, वो उसमें आप देखोगे नॉन कॉपरेशन के लास्ट में रजनी पामदत्त का विचार दिया हुआ है कि रजनी पामदत्त ने क्या कहा है, जिसको बिपिन चंद्र एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन निर्ममता पूर्वक खंडन किया है। तो चलिए, इनका यह प्रेमाइस है। अब हम दूसरा, सबाल्टर्न, दलित समूह पर अभिजात मानदंड थोपना, टू इम्पोज एलिट पैरामीटर्स ऑन द सबाल्टर्न। सबाल्टर्न मार्क्सिस्ट के आप स्टेप ब्रदर कर सकते हो, लेकिन मार्क्सिस्ट और सबाल्टर्न में बनता नहीं है। ये दोनों एक दूसरे की क्रिटिक के रूप में ही होते हैं। सबाल्टर्न कहते हैं, और मार्क्सिस्ट में मुख्य विरोधाभास यह है कि चलो मार्क्सिस्ट वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, सबाल्टर्न कहते हैं कि भाई देखो, आप केवल वर्कर्स के वर्ग संघर्ष की बात कर रहे हो, यह सही नहीं है। आप एक इस वर्कर्स, और जिसको तुम सर्वहारा कहते हो, सर्वहारा में केवल आपके मजदूर ही, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ही तो नहीं है, मजदूर ही तो नहीं है। इसमें जितने मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो समाज के हाशिए पर है, हमको सबकी सूझ लेनी है। उसमें छोटे क्लर्क भी हैं, उसमें यूनक्स भी है, हिजड़े, उसमें महिलाएं भी पीड़ित हैं, छोटे छोटे क्लर्क भी पीड़ित हैं, जनजातीय ट्राइबल्स लोग पीड़ित हैं, किसान पीड़ित हैं। तो इतने सारे जो भी पीड़ित हैं, वे सभी सबाल्टर्न हैं। तो पहला तो यही उनका विरोध होता है। दूसरा, ये कहते हैं कि देखो, जो नेता है वह आंदोलन को दिशा नहीं देता है, बल्कि आंदोलन जो निचले स्तर से उभरने वाला दबाव है, उन्होंने एक टर्म दिया, प्रेशर फ्रॉम बिलो, वह मूवमेंट को अपने ढंग से दिशा देता है। जैसे चौरी चौरा पर जो विशेष रूप से शोध है शाहिद अमीन महोदय की, तो उनकी एक बुक मैंने पढ़ी थी बहुत पहले, 1995 में उनकी पुस्तक निकली थी, हालांकि मैं 2001 में ही पढ़ी थी। वह चौरी चौरा पर एक्सक्लूसिव बुक ही है कि मेमोरी मेटाफर करके है, चौरी चौरा 1922 to 1992। तो उसमें उन्होंने इस चीज को विशेष रूप से दिखाया है कि गांधी जी क्या थे, यह अलग चीज है, और किसान उनको क्या समझते थे, वह एक दूसरी चीज है। किसान गांधी जी को बहुत कुछ जादुई शक्ति से युक्त समझते थे कि अगर गांधी जी की टोपी पहन लेंगे तो पुलिस की गोली काम नहीं आएगी, पुलिस की गोली हमें निशाना नहीं बनाएगी। और चौरी चौरा की वह भीड़, जबकि पुलिस ओपन फायरिंग कर रहा है, उसके बावजूद भी वह भीड़ पीछे न हटकर थाने की तरफ बढ़ रही है, और उस गोली चलने से कुछ लोगों का डेथ हो गया। आखिर इतनी आत्मशक्ति ब्रिटिश हुकूमत में आई कैसे? तो गांधी बाबा की जादुई शक्ति के विश्वास पर आई कि आज गांधी राज स्थापित हो जाएगा, उनकी बंदूकें और गोलियां पानी हो जाएंगी। तो इस तरह के जो भाव आ रहे थे, उनका कहना था कि गांधी जी का इतना करिश्मावादी व्यक्तित्व था कि गांधी जी क्या अपील करते थे, गांधी जी इस तरह के वह हुलिगनिज्म नहीं चाहते थे, वह नहीं चाहते थे कोई भी हिंसक घटना हो। और ऊपर से नीचे तक उन्होंने संगठन बना रखा था। पहले प्रांतों के मुखिया के रूप में संयुक्त प्रांत में पंडित जवाहरलाल नेहरू सक्रिय थे असहयोग आंदोलन के मध्य। बंगाल में चित्तरंजन दास को एक तरह से दायित्व सुपुर्द किया गया था। मद्रास में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। गुजरात में वल्लभ भाई पटेल थे। और सिर्फ उनके नीचे भी एक स्तर था। जैसे अब अवध क्षेत्र है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत काम कर रहे थे, तो अंतर्गत नहीं, मतलब
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और इनके द्वारा गांधी जी के विचारों को फैलाया जा रहा था। बाबा रामचंद्र थे अवध क्षेत्र में सक्रिय, या एक नेता थे BN ससमाल करके बंगाल में मेदिनीपुर में थे। फिर एक नेता आप कह सकते हैं कुंवर जी मेहता, यह गुजरात में निचले स्तर पर काम कर रहे थे। और इन सबका काम था कि गांधी के विचारों को फैलाना। लेकिन फिर भी जो गोरखपुर के पास जो चौरी चौरा के किसान हैं, वह इन संवैधानिक बातों को या अहिंसा की उस सीमा को नहीं समझ सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने स्तर से गांधी जी की व्याख्या के लिए, उनके लिए गांधी जी बहुत ही विराट व्यक्तित्व थे। अब आपके क्लास 12 की NCERT मॉडर्न में आप गांधीवाद जो चैप्टर है गांधी का युग, उसमें आप जाकर देखिए कि उसमें क्या मिलेगा आपको, कि किसानों में इस तरह से उनके बारे में अफवाहें फैली हुई थी कि कुछ का मानना था ये ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं, कुछ का मानना था कि यह ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भेजे गए हैं, और कुछ का मानना था कि इसे वायसराय ने यहाँ पर जो ब्रिटिश अधिकारी है उनके बारे में पता करने भेजा है। उन्हें इतनी जादुई शक्ति से युक्त समझा गया कि माना गया कि एक किसान ने उसकी आलोचना की उनकी, तो उनकी सारी फसलें नष्ट हो गई और घर भी टूटकर बिखर गए। तो आप समझ सकते हो कि क्या गांधी जी थे और क्या वहाँ के लोग समझ रहे थे, दोनों अलग अलग चीज़ें थी। लेकिन मैं यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, उसमें रजनी पामदत्त ने गांधी जी पर यह चार्ज किया है कि चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने, चूंकि घटना हुई, अब उसमें था क्या कि जैसे अब देखिए ये घटना हम तो समझते हैं अनसंग हीरोज हैं और अभी उनको सम्मानित किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। सुमित सरकार ने अफसोस प्रकट किया कि जो 22 पुलिस वाले मरे, कहीं 23 भी आपको मिलेंगे, उसके लिए आप चिंता मत करना। तो वहां पर उनके लिए मेमोरियल गवर्नमेंट ने बना दी। कब? गवर्नमेंट ने उसके लिए मेमोरियल 1923 में ही बना दी। लेकिन ये जो शहीद थे किसान, अब समझ सकते हो कि शहादत आप दंग रह जाएंगे। किसी न्यूज़पेपर ने उनकी शुद्ध तक नहीं ली, चर्चा तक नहीं की। उसमें लगभग मेरे काउंटिंग के अनुसार 225 लोगों या 227 लोगों पर चार्ज लगा था, जिसमें 117 लोगों को मृत्यु दंड दिया गया था। हालांकि वो फॉलोड नहीं हुआ, बाद में आगे इलाहाबाद में कोर्ट ने उसको फिर कम्यूट कर दिया लाइफ इंप्रिजनमेंट में, लेकिन 19 को मृत्यु दंड मिला। अब बताइए, 22 पुलिस वाले के बदले 123 लोगों को मृत्यु दंड मिल रहा है। कुछ को 10 वर्ष की सजा मिल रही है, कुछ को आजीवन कारावास की सजा मिल रही है। अब इतनी कठोर सजा, और किसी राष्ट्रवादी नेता ने सूद नहीं ली। अगर सूद ली तो एमएन रॉय ने ली, एमएन रॉय ने इसकी सूद ली। खैर चलिए, एक पहलू यह है, उन्होंने अपना वेनगार्ड में लिखा किसानों के लिए और उनके मुद्दे को आगे बढ़ाया। दूसरा, आप देखते हो कि जब वो किसान भी आए थे तो कोई ऐसा नहीं था कि उन्होंने पत्थर फेंकी। एक्चुअली उनके साथ जिसके कोई भी कॉन्टेम्पररी न्यूज़पेपर ने इसकी चर्चा नहीं की, और ब्रिटिश तो इसकी चर्चा करने से रहे, कि उस समय चूंकि असहयोग आंदोलन के मध्य लिकर शॉप जैसे शराब की दुकानें और पर धरना देने तथा वस्तुओं का मूल्य बहुत ज़्यादा था, तो वस्तुओं के मूल्य के अगेंस्ट में जो एक्सेसिव कॉस्ट था उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाने वो कुछ एक जो चौरी चौरा के लोकल्स थे वो आए थे। और उसका एक आप जानते ही हो कि उसमें एक रिटायर्ड सैनिक था जो उसको लीड कर रहा था। उसको पुलिस ने बेरहमी से उनमें से कुछ को पीटा था और कुछ को बंदी बना के जेल में डाल दिया था। उनको जो एक सामान्य डेमोन्स्ट्रेशन है वो भी अधिकार उनको नहीं दिया गया। वो कोई हिंसा पहले नहीं कर रहे थे। जब यह किया, इस पर भीड़ भड़क गई और दूसरे दिन वो थाने पर पहुंच गई और मांग करने लगी। फिर बाजार में फिर वो लिकर शॉप बंद करने का परेशानी मतलब वो करने लगी। पुलिस ने फिर उन्हें रोका और जब भीड़ नहीं मानी तो पुलिस ने गोली चलाई। जब गोली चलाई तो ऊपर पहले उसने ओपन फायरिंग की, तो ये लोग फिर बढ़ गए, नहीं रुके। क्योंकि गांधी बाबा का के प्रति उत्साह है कि भाई जब हमारे साथ गांधी बाबा हैं तो फिर डरने की क्या बात है। तो आगे बढ़े। इन द मीन टाइम उन्होंने ओपन फायर किया, इसमें 3-4 लोग मरे भी, कुछ इंजर्ड भी हुए। तो फिर भी यहाँ से पत्थर फेंकने के साथ साथ थाने में आग लगा दी और उनको मार डाला, जिसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन जो ब्रिटिश की तरफ से रिएक्शन हुआ उसे भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि इसमें मार्क्सवादी चिंतक एमएन रॉय क्या कहते हैं। एमएन रॉय कहते हैं कि एक्चुअली गांधी ने इस मूवमेंट को इसलिए वापस लिया कि चूंकि गांधी को एक समाजवादी आंदोलन का खतरा नजर आ रहा था
और गांधी बुर्जुआ हित के समर्थक थे। बुर्जुआ हित का तो मतलब आप समझते होंगे, यानी वो मध्यवर्गीय हित के समर्थक थे। वे जमींदारों और पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इन तत्वों को उभरने नहीं दिया। उन्हें डर हुआ कि भाई इस तरह से अगर यह आ गए और इन्होंने अगर खुद अपनी पहल पर हिंसक घटनाएं छेड़ दी तो फिर इससे जो प्रॉपर्टीड क्लास है, जो संपत्तिशाली वर्ग है, उसका हित धराशायी होगा। ये इनका विचार था। सबाल्टर्न में जैसे आप देखेंगे और भी हैं, कुछ और भी ज्ञानेंद्र पांडे ने भी लिखा हुआ है इस पर, और शाहिद अमीन का तो स्पेसिफिक रिसर्च है। इनका कहना है कि गांधी जी आंदोलन को एक नियंत्रित आंदोलन के रूप में ले जाना चाहते थे। सबाल्टर्न का एक विचार यह भी है, उनका विचार है, उन्होंने कहा टाइम कि डिपार्चर, मुनवर और अराइवल, 3 स्टेज बताया है उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। उन्होंने कहा जो मध्यवर्गीय नेतृत्व है वो पहले मूवमेंट को आगे बढ़ाया लीगल पद्धति से। जब देखा अब लीगल पद्धति से काम नहीं चलेगा तो फिर मुनवर की पद्धति है कि उन्होंने मास मूवमेंट को चलाया, जन आंदोलन को चलाया, लेकिन उसको सीमित रखा, कंट्रोल जन आंदोलन, जो उसको ज्यादा हम उभरने ना दे। और फिर 1937 के बाद उसने फिर रणनीति बदल ली। अगर आप 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट को आप अगर अपवाद माने तो 1937 के बाद अब उन्होंने जनता को पीछे छोड़ते हुए सरकार से प्रत्यक्ष वार्ता करके और बड़े प्यार से मध्यवर्ग के पक्ष में सत्ता हस्तांतरित करवा ली। तो इनका तो सोच दूसरा है। इन्होंने कहते हैं कि भाई ये मूवमेंट को ही नियंत्रित करके रखना चाहते थे, लेकिन गांधीवादी पक्षधर में कई सामने आए, बहुत सारे चिंतक हैं, जिसमें एक मार्क्सवादी चिंतक बिपिन चंद्र। अगर बिपिन चंद्र की आप पुस्तक पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि परीक्षोपयोगी वह भी है। वैसे मैं एक बात बताऊं कि एक उनको जाने से पहले मैं कांग्रेस के अंदर प्रतिक्रिया तथा प्रभाव बताना चाहूंगा। कांग्रेस के अंदर आप देखोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू तो बहुत बेचैन हो गए और उन्होंने एक अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि लोग किस उत्साह में थे, लेकिन गांधी जी के द्वारा अचानक से आंदोलन वापस लेने से लोगों में कितनी निराशा छा गई, युवाओं में कितनी गहरी निराशा छा गई। इधर सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने कहा तो राष्ट्रीय संकट को जन्म दे दिया इन्होंने। भगत सिंह भी बहुत उत्साहित हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, वह भी उससे पीछे हो गया और आगे चलकर उसने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का रास्ता अख्तियार कर लिया। और मोतीलाल चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, ये सब जो नेता थी जो जेल जा चुके थे पहले, क्योंकि गांधी जी को छोड़कर सारे चोटी के नेता जेल में बंद किए जा चुके थे, वो जेल से इन्होंने प्रतिक्रिया दिखाई कि भाई इन्होंने तो बहुत गलत निर्णय लिया। तो ऐसा इसलिए कि हालांकि वो भी कोई ऐसा नहीं था कि वो बहुत रेडिकल थे या मार्क्सवादियों की तरह, वो सोचते थे यह मूवमेंट सही नहीं था विड्रॉल का। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि इनकी प्रतिक्रिया कांग्रेस के अंदर रही और कांग्रेस ठीक तुम देखोगे असहयोग आंदोलन वापस लेकर गांधी जी तो फिर कुछ 10 मार्च को गवर्नमेंट ने उनको गिरफ्तार कर लिया, जबकि सुमित सरकार मानते हैं वो सरकार हिम्मत नहीं कर पा रही थी गांधी जी को स्पर्शित करने की। लेकिन इस घटना के बाद उनकी लोकप्रियता इतनी कम हो गई कि वह जेल में डाल दिए गए और जनता ने चू तक नहीं किया, उनका डेमोन्स्ट्रेशन या उसके अगेंस्ट में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। हालांकि 6 वर्ष की सजा उनको मिली थी, लेकिन चलिए सरकार ने उसको कम करके बाद में स्वास्थ्य के आधार पर 1924 में ही उन्हें फिर आजाद कर दिया गया। लेकिन यह कांग्रेस में आगे चलकर कांग्रेस का एक महकमा उनके आंदोलन से अलग होती हुई स्वराज्य पार्टी का गठन कर लिया कांग्रेस के अंदर ही। और दूसरी तरफ जो सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता थे वो गांधी से उनका अस्थायी रूप से बिलगाव हो गया। भगत सिंह जैसे जो युवा नेता थे वो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की दिशा में चल पड़े। और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो गांधी जी के प्रभाव से कभी मुक्त नहीं हुए, लेकिन उनको भी बहुत कष्ट हुआ और बहुत पीड़ा हुई। सबसे बड़ी बात है कि जब खिलाफत को आप लेकर चल रहे थे और खिलाफत और सहयोग दोनों के बीच हिंदू मुस्लिम एकता को ब्रिज अप किया था, तो यूनिलैटरल डिसीजन आपने ले लिया और सहयोग आंदोलन वापस लेने का, खिलाफत के नेताओं से वार्ता तक नहीं की, तो वह भी अपने आप को चीटेड फील कर रहे थे। तो कुल मिलाकर इसका प्रभाव जो उस समय पड़ रहा था वो बहुत बुरा दिख रहा था। अब चलिए इनके पक्षधर क्या कहते हैं। इनके पक्षधर कहते हैं कि भाई ना तो मार्क्सवादी समझ पा रहे हैं, न सबाल्टर्न समझ पा रहे हैं और न हमारे कांग्रेस के युवा नेता समझ पा रहे हैं कि गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन को वापस लिया जाना एक बहुत ही सोचा समझा कदम था, क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे कि कोई ऐसा बेसिस मिले। बिपिन चंद्र ने कहा कि ब्रिटिश चाहते थे कोई ऐसा आधार मिले कि हम उसी आधार के
को बहाना बनाकर इस आंदोलन को हिंसक ढंग से कुचल दे। गांधी जी ने ब्रिटिश को आउटविट कर दिया, उन्हें यह अवसर नहीं दिया कि वह आंदोलन को निर्ममतापूर्वक कुचल सके। दूसरा वो पक्ष रखते हैं कि देखिए, बिपिन चंद्र का कहना है कि आंदोलन में गिरावट तो पहले से ही शुरू हो गई थी। अब युवा कॉलेज और स्कूल लौटने लगे थे, जो वकील हैं वो अपने पेशों में लौटने लगे थे, व्यापारी भी अब अधैर्य हो रहे थे कि बहिष्कार की नीति नहीं चलेगी। तो गांधी जी ने किसी तरह आंदोलन की इस ऊर्जा को संजोया। उन्होंने तो इतना तक कहा, संजोया, उन्होंने यह कहा कि आप आगे देखिए सविनय के आंदोलन में क्या हुआ था। 1932 में गांधी जी ने फिर एक बार इस आंदोलन को पुनर्जीवित किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन अंत में 1934 में उन्हें बहुत ह्यूमिलेटिंग ढंग से उसको वापस लेकर हरिजन उद्धार कार्यक्रम में जाना पड़ा। तो उस अपमान से बचने का एक बड़ा ही सही निर्णय था। और चौथी बात कि आप देखोगे कि बिपिन चंद्र की एक थियरी आती है, उसको कहते हैं संघर्ष तैयारी संघर्ष। कभी अगर पुस्तक पढ़ोगे तो उसमें स्ट्रगल टू से स्ट्रगल, वो कहते हैं तो गांधी जी की रणनीति का हिस्सा था। वो स्ट्रगल करते थे और जो लाभ होता था उसको संजोते थे और लोगों की आंदोलन की ऊर्जा को भी संजोते थे, और जो पिछले आंदोलन से लाभ होता था उसको संगठित करते थे और फिर अगले आंदोलन के लिए तैयार हो जाते थे। तो इसलिए उनकी जो तैयारी का काल है वह भी एक आवश्यक काल है, जो आप असहयोग के बाद और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच देखते हो, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के बीच का काल का देखते हो। तो ये सब दैट इज द स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी ऑफ गांधी। इसको आप ऐसा ना माने कि उन्होंने वहां पर बिल्कुल ही यह पलायन नहीं था या उनका सरेंडर करना नहीं था, वो केवल रणनीति थी। और यह बात गांधी जी ने खुद भी 23 फरवरी को 23 फरवरी को उन्होंने स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि इट हार्डली मैटर्स फॉर अस, इवन द ब्रिटिश शुड हैव द हिंट कि वेदर दिस मूवमेंट वुड लास्ट फॉर 1 month और मंथ्स, a year for or years, but you will never, we are not going to retract। मतलब उन्होंने यह कहा कि देखिए एक लंबी लड़ाई है, ये महीनों भी चल सकती है, वर्ष भी चल सकते हैं, और लेकिन यह हम रुक नहीं रहे, हम सिर्फ सांस ले रहे, हम फिर अगली लड़ाई के लिए आपके पास आ रहे। तो ये उनकी रणनीति का हिस्सा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर दिया कि स्ट्रेटेजिक कंपल्सन ऑफ गांधी, गांधी की रणनीतिक बाध्यता। आप जन आंदोलन को बहुत समय तक नहीं कैरी ऑन कर सकते, तो इस आधार पर गांधी जी को डिफेंड किया जाता है। और रह गई इसकी निरर्थकता की बात, तो ये निरर्थक नहीं हुआ, इट वॉज नॉट यूजलेस। इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। बिपिन चंद्र कहते हैं कि जिस तरह लॉर्ड डफरिन ने ह्यूमिलेटिंग तरीके से कह दिया था कि द कांग्रेस इज रिप्रेजेंटिंग अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, कांग्रेस एक मुट्ठी भर अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है, अब वो ब्रिटिश यह कहने का साहस नहीं जुटा सकता था। तो इसलिए इसे हम गांधी का पलायन ना माने, इसका यह एक उसमें रणनीतिक, क्योंकि गांधी जी की देखो ना, यहाँ से अगर इसको जोड़ के यहाँ देखोगे तो आप एक नई आंदोलन की रणनीति लेकर आए जिसमें अहिंसा उसका सेंट्रल आइडिया है। और उस अहिंसा के साथ जब इस तरह की घटना हुई तो ऐसे में गांधी जी की तो पूरी रणनीति ही खराब हो जाती, क्योंकि ब्रिटिश तो यही चाहते थे। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इरविन पूछ रहे थे अपने अधिकारी से कि किसी सत्याग्रही ने पुलिस पर हमला किया है कि नहीं, तो उनको आश्चर्य हो रहा था कि कोई भी हमला नहीं कर रहा था। और मुझे याद है कि लॉर्ड इरविन अपने वही सर खुजला रहे थे कि अब मैं इसका सल्यूशन क्या लाऊं, कैसे इनका दमन करूं, क्योंकि दमन करने में बहुत खतरे हैं। जालियांवाला बाग में ब्रिटिश की तो पहली वर्चस्व की लड़ाई हार गया जालियांवाला बाग में, क्योंकि उसमें 2 शब्द, एक हिस्टोरियन ने कहा ये 2 शब्द ब्रिटिश के लिए बहुत घातक हुआ। ब्रिटिश न दुनिया को फिर चेहरा दिखा सकते थे, न भारतीयों को, न क्लेम कर सकते थे कि हम भारतीयों के शुभचिंतक हैं। दूसरी बात है, अगर किसी निहत्थी भीड़ को आप मारते हो या उसके विरुद्ध हिंसा का प्रयोग करते हो तो फिर क्या होगा कि उन लोगों में एकता ज्यादा आ जाएगी और फिर आप मोरली डाउन हो जाओगे, आपका अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी कमजोर पड़ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 कि आपके पुलिस ब्यूरोक्रेसी तो आप उन्हीं तत्वों का ले रहे हो, और जब देखेंगे कि भाई हमारे ही भाई बिरादर को, निर्दोष लोगों को बार बार कुचलना पड़ रहा है, तो पुलिस रिवोल्ट हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी का रिवोल्ट हो सकता है, आर्मी का रिवोल्ट हो सकता है। बिल्कुल ही नई रणनीति थी, लेकिन न इसको मार्क्सवादी न सबाल्टर्न समझ पा रहे थे। तो एक विचार यह है। अब मैं स्टूडेंट्स, आपके मन में जिज्ञासा होगी कि फिर हम क्या करें, हम किस विचार को समर्थन दें। नहीं, हम
सारे विचारों को लॉयर्स की तरह सुना, जजमेंट दूंगा क्वेश्चन को देखकर कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है हमसे। हम उदाहरण आपको देना चाहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक दो क्वेश्चन का उदाहरण रखता हूं तो आपको यह बात बिल्कुल ज्ञात हो जाएगी। जैसे लेट मी यू कैन से गिव फोकस ओवर द क्वेश्चन। जैसे देखो, एक क्वेश्चन 2018 में पूछा था। ये हिंदी में मैं पहले बोल दूं, आप लोग गौर से मेरे इस प्रश्न को सुनना। क्या आप असहयोग आंदोलन के स्थगन को, मैं आपको बोर्ड पर भी देता लेकिन आपको फिर विजिबल नहीं होता अभी, इसलिए मैं दे रहा। क्या आप, ये 2018 का क्वेश्चन है, क्या आप असहयोग आंदोलन के स्थगन को एक राष्ट्रीय विपत्ति मानते हैं? इंग्लिश, डू यू कंसिडर द सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अ नेशनल कैलेमिटी? अब देखो, ये प्रश्न का इशारा क्या है। हमारे तुनीर में हर तरह के तीर हैं, पहले हम देखेंगे शिकार कैसा है, उसको निकालेंगे। इस प्रश्न का संकेत यह है कि यार राष्ट्रीय विपत्ति तो कम से कम मत मानो, लेकिन यह भी नहीं है कि कहोगे नहीं ये राष्ट्रीय विपत्ति नहीं थी और फिर इसके पक्ष में लिखते चले जाओगे। आप पहले यह दिखाना पड़ेगा कि भाई इसका क्या क्या समकालीन नकारात्मक प्रभाव पड़ा, युवाओं में क्या प्रतिक्रिया हुई, इनमें क्या हुई, कैसे कांग्रेस फूट की नौबत में आ गई, कैसे कुछ लोग, कुछ युवा वर्ग क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की तरफ चले गए। बावजूद इसके पैराग्राफ चेंज करके इसे राष्ट्रीय विपत्ति मानना, इसके प्रभाव को ज्यादा करके देखना है, या इसको राष्ट्रीय विपत्ति मानना तार्किक नहीं लगता। अब इसके फेवर में आप दो, और फेवर में जाओगे तो ये चीज बचाव का देना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन का डिमांड है। तो इस प्रकार से हम, और लास्ट में आप निष्कर्ष दे दो कि यद्यपि यह सही है कि इससे यह हुआ, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट वी कैन नॉट टेक इट एज और कैरेक्टराइज इट एज अ नेशनल कैलेमिटी। सो इन दिस वे यू विल जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन। दूसरा हम लेते हैं, एक 2013 में आपको पूछा था, ये शॉर्ट नोट पूछा था, जो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उनका जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें स्टेटमेंट है कि हम में से बहुत से जिन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रमों में काम किया था, वर्ष 1921 में एक प्रकार के नशे में जीते रहे। हमें उत्साह और आशावाद भरा था, हमें स्वाधीनता का आभास होने लगा जिस पर हमें गर्व था। अब आप कहेंगे भाई इसकी पूछ में, इसका टेल में क्या कहा गया है? तो टेल में कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है तो एक ही साथ तो क्रिटिकली एनालाइज शब्द दे देते हैं, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो उसमें अलग अलग क्वेश्चन को डालते नहीं। तो इसको समालोचनात्मक परीक्षण करना है। और इसको मैं एक बार इंग्लिश में आपको बोल दूं कि many of us who worked for the Congress program lived in a kind of intoxication during the year 1921. We were full of excitement and optimism. We had a sense of freedom and a pride in that freedom. तो भाई मन में पहला तो रिएक्शन ये आता है कि जो कहना था वो तो आपने खुद कह दिया, अब हम क्या कहें। ठीक है, लोग उत्साह में थे तो इसमें आपको इस क्वेश्चन का संकेत है कि यहां पर आपको अनहैप्पी एंडिंग देना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव जाना पड़ेगा। मैंने आप दिखाइए कि युवाओं में इस तरह का था और इतना जोश था, लेकिन अचानक से वापस लिए जाने के कारण उस समय क्या प्रतिक्रिया हुई और इसका क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हालांकि एक दो लाइन में आप बता दो, एक दो पंक्ति में, कि यह गांधी की रणनीतिक निर्णय था, यानी दैट वाज एन स्ट्रेटेजिक डिसीजन बाय गांधी, इट इज ट्रू। और गांधी जी यह लक्ष्य लेकर चलते थे, लेकिन युवाओं में यह चीज नहीं हो पाई। अब देखो यही चीज आप देखिए, इन्होंने यहाँ वापस लिया, फिर आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्यों नहीं वापस लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में क्यों नहीं वापस लिया। तो उस समय गांधी जी पहला मास मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे। इनको लगता था कि दुनिया वैसी ही सोचेगी जैसे हम सोच रहे, लेकिन इनको इसी में यह समझ में आ गया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो हमारी सोच है वो हमारी सोच पूरे भारतवर्ष की सोच नहीं हो सकती, कुछ लोग डिफर भी करेंगे, तो हमें उनसे प्रभावित नहीं होना है, कोशिश करनी है कि अधिक से अधिक लोग इस तरीके से सोचें। तो इसलिए थोड़ा मैच्योर हो गया था उनका माइंड। तो यहाँ पर थोड़ा आपको नकारात्मक पक्ष दिखाना होगा, युवाओं पर, कांग्रेस के उन नेताओं पर, स्वराज पार्टी, क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों पर, और इवन हिंदू मुस्लिम एकता पर भी, क्योंकि बाद में दंगे की घटनाएं भी हुई। तो ये मैं आपको बताना चाहता। एक इस बार देखो, आपको ऑप्शनल में ही क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी में, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको रखता हूं। एक
एक मिनट, जस्ट 1 मिनट प्लीज। हाँ, क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि असहयोग आंदोलन की परोक्ष असफलता तथा राष्ट्रवादी परिदृश्य पर छाई उदासी ने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए परिस्थितियों का निर्माण किया? विवेचना कीजिए। Do you agree with the fact that the virtual failure of non-cooperation movement and the gloom that descended on the nationalist scene created conditions for revolutionary activities? Discuss. अब देखो, डिस्कस इन्होंने दिया, हमको रास्ता दे दिया कि आप दोनों विचारों को लेकर चलो। हालांकि इस क्वेश्चन का थोड़ा कनोटेशन दूसरी दिशा में जाता है। इसमें मैं बताऊं कि पहले ऐसा माना जाता था कि गांधीवादी आंदोलन से जो निराशा मिली उस कारण युवा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की तरफ चले गए। लेकिन विशेषकर जो शोध हुए और इधर जो मैकलिन का शोध आया है 2015 में, तो उसके बाद एक ये विचार बहुत जोर पकड़ने लगी है। और उधर उपिंदर सिंह ने भी एंशिएंट हिस्ट्री में एक बुक लिखी थी, वायलेंस इन एंशिएंट इंडिया। तो अब ऐसा कहा जाने लगा है कि देखो भाई, ये विडंबना है कि चूंकि हमारा ध्यान केवल गांधी नेहरू जैसे नेताओं के मूवमेंट पर होता तो हम पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को नॉन वायलेंट मान लेते हैं। लेकिन नहीं, वायलेंस यानी जिसको क्रांतिकारी धारा कहते हो, वह धारा भी समानांतर रूप में चलती रही थी, परंतु उस पर पर्याप्त शोध नहीं हुआ है। उस पर अगर शोध हो, उस पर रिसर्च हो, तो वह बात भी उभर कर आएगी। तो आज ये पूरी धारणा बदल गई है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमें यह दिखाना है, यह सही है कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद युवाओं में निराशा हुई और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की घटनाओं में तेजी आई, परंतु उस क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के विकास का पूरा श्रेय सिर्फ इसी घटना को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन होल नेशनल मूवमेंट देयर रिमेन टू बी एन अल्टरनेटिव करेंट ऑफ द मूवमेंट एंड दैट इज द करेंट ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जैसी एक धारा रही है और वह धारा समानांतर रूप में चलती रही है। सो माय स्टूडेंट, मतलब इस तरह से क्वेश्चन, हमें सिर्फ क्या जानना है वह चाहिए, हमें क्या पढ़ना है वह जानना चाहिए। इसलिए मैं आगे मैंने सोचा है कि क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज ही मैं आपको चलाऊंगा, जिसमें मैं आपको किसी किसी मुद्दे को उठाकर उस पर स्टैंड लेना बताऊंगा, कैसे स्टैंड लिया जाता है। क्योंकि हमारे इस सब्जेक्ट में सबसे बड़ी बात होती है कि किस्सा गोई पद्धति से हमें बहुत परहेज है। किस्सा जानना है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको किस्सा से आगे बढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच। आज थोड़ा सा बर्डनसम हुआ होगा क्योंकि हिस्टोग्राफी का करंट था, लेकिन फिर भी हम आपसे दूसरे वीक मिलते हैं। वैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग एंजॉय करोगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू।